हमारा हेडिंग रहेगा रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ठीक है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। देखिए सिंगुलरिटी में आप क्या देखते हैं, सिंगुलरिटी जो वह पॉइंट होता है जिसका फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं होता है या जिसका फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है ना, मतलब कोई वैल्यू हमें नहीं मिल पाती है तो हम बोलते हैं वो सिंगुलरिटी है। रिमूवेबल का मतलब है कि नाम से इसमें रिमूव किया जा सकता है, ऐसे समस्या को रिमूव किया जा सकता है। इसका मतलब समझ लीजिए कि अगर जिस पॉइंट पर या जो सिंगुलरिटी हमको मिल रही है ना, उस पर फंक्शन अनडिफाइंड हो गया, ठीक है ना, लेकिन अगर हम चाहें तो उसको जो है इस प्रॉब्लम को रिमूव कर दें, मतलब लिमिट लेकर। अगर मान लीजिए कोई सिंगुलरिटी ऐसी है जिसको मैं डायरेक्ट फंक्शन को, सिंपल तरीका यही है कि अगर कोई सिंगुलरिटी ऐसी है जिसको अगर हम फंक्शन में रख रहे हैं तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जा रहा है या उस पॉइंट पर फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर जब उसी का लिमिट ले रहे हैं, जब उसी पर फंक्शन का लिमिट ले रहे हैं तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, तो लिमिट क्या कर जाए, एग्जिस्ट कर जाए, तो ऐसे बोलते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ठीक है, डायरेक्ट रखने पर, जैसे आप जानते हैं लिमिट के केस में भी क्या होता है, फंक्शन रहता है। लिमिट भाई कॉन्सेप्ट क्यों आता है ना, फंक्शन है, फंक्शन मान लीजिए 1/x-2 है, x=2 पे फंक्शन का वैल्यू हमको नहीं मिलेगा, x=2 रखेंगे इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, तब लिमिट लगा देते हैं, लिमिट x → 2 कर देते हैं। ठीक है भैया, 2 पे इन्फिनिटी मिल गया, लेकिन जब टेंस टू 2 करेंगे, 2 से थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा करेंगे, तब हमको जो है फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग लिमिट का कॉन्सेप्ट इसलिए लगाते हैं ताकि जब एग्जैक्ट किसी पॉइंट पर हमें अगर फंक्शन की वैल्यू नहीं मिलती तो हम लगभग उस पॉइंट पर हम फंक्शन की वैल्यू निकाल के अपना काम निकाल लेते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी है, अगर सिंगुलरिटी का ऐसा पॉइंट मिल जाए जिसे फंक्शन में रखने पर फंक्शन की वैल्यू आपको ना मिले, इनफाइनाइट हो जाए, फंक्शन एनालिटिक ना हो पाए, लेकिन जब उस पर लिमिट निकाले, मान लीजिए एग्जैक्ट उस पर नहीं आया बट टेंस टू करके जब निकाले तो उसका लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, मतलब उस पर हमें फंक्शन की वैल्यू मिल जाए, तब इसको बोलते हैं रिमूवेबल। इसी के बाद पढ़ते हैं इसेंशियल सिंगुलरिटी। इसेंशियल में क्या होगा कि भैया लिमिट लेने पर भी वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर लिमिट लेने में प्रॉब्लम दूर हो गया तो ठीक है ना, तब तो रिमूवेबल। अगर मान लीजिए लिमिट लेने पर भी वैल्यू नहीं मिल पा रहा है तो बोलेंगे इसेंशियल, मतलब वो सिंगुलरिटी ऐसी बनी रहेगी, वो दूर नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ है इसमें। तो रिमूवेबल में लिख लीजिए आप लोग, देखिए अ सिंगुलरिटी z=a इज कॉल्ड अ सिंगुलरिटी z=a is called a removable singularity of fz, removable singularity of fz if limit z tends to infinity, if limit z tends to infinity fz exist finitely, ठीक है, एग्जिस्ट फाइनाइटली हो गया भैया। ठीक है, ROR दूसरा डिफिनेशन लिखिए। ठीक है भैया, आगे लिखिए, इसमें लिखिए अ सिंगुलरिटी z=a इज कॉल्ड रिमूवेबल सिंगुलरिटी if we expand, उधर हो जाओ, उससे बैठ जाओ, है ना, यहाँ पे बैग हटवा के बैठ जाओ, या तो फिर if we expand the function हो जाएगा, if we expand the function, क्या भाई ठीक है ना, आराम है, नहीं तो फिर बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ आके। if we expand the function and we get, no negative terms of z, मतलब समझते हैं, जब फंक्शन का एक्सपांसन करें तो हमें निगेटिव टर्म ना मिले। जैसे लॉरेंट्ज एक्सपांसन आपने देखा था, लॉरेंट्ज एक्सपांसन, जब किसी फंक्शन का एक्सपांसन लॉरेंट्ज एक्सपांसन के थ्रू करते हैं तो उसमें z का निगेटिव टर्म भी मिलता है, इसे प्रिंसिपल पार्ट बोलते हैं। और मैंने उसी से बताया था कि अगर मान लीजिए निगेटिव टर्म वाला अगर मतलब जो प्रिंसिपल पार्ट है, अगर प्रिंसिपल पार्ट कोई टर्म नहीं रखता, या प्रिंसिपल पार्ट फाइनाइट टर्म रखेगा या प्रिंसिपल पार्ट इनफाइनाइट टर्म रखेगा, तो इसके आधार पर सिंगुलरिटी भी डिसाइड होती है।
तो पहला केस आप यहाँ पे जान लीजिए कि अगर हम किसी फंक्शन एक्सपांसन किए और प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म नहीं मिला, मतलब जेड का कोई भी निगेटिव टर्म ना मिले, अगर जेड का कोई भी निगेटिव टर्म नहीं मिलता है तो बोलते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ठीक है, तो एक तरीका आपका यह भी कि अगर एक्सपांसन हो जाता है, कभी भी क्या होता है सॉल्व करने से अच्छा होता है कि एक्सपांसन कर ले हम, है ना, क्योंकि लिमिट ऐसा नहीं कि हर बार लिमिट निकालना आसान ही हो जाएगा, और लिमिट आप निकाल के देखे भी होंगे, बहुत से क्वेश्चन में लिमिट फंस भी जाता है निकालते समय, है ना। मान लीजिए कहीं पे एक्सपांसन ही आसान पड़ गया आपको, क्या इसका एक्सपांसन डायरेक्टली दिख रहा है मुझे, तो एक्सपांसन कर डालो। अगर एक्सपांसन करने पर जेड का कोई निगेटिव टर्म नहीं दिखाई देगा, देन दैट सिंगुलरिटी इज कॉल्ड द रिमूवेबल सिंगुलरिटी। और दूसरा तरीका यह है आपका कि आप जेड इक्वल टू जब कुछ रखे, जो सिंगुलरिटी आई उसको फंक्शन में रखे तो वैल्यू अनडिफाइंड हो गई, है ना। लेकिन जब हम जो है उस पर लिमिट ले लिए, जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी करके जब लिमिट ले लेंगे तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, वो एग्जिस्ट करे, वो भी फाइनाइटली, मतलब फाइनाइट वैल्यू मिले, तब ऐसे केस में हम बोलेंगे कि सिंगुलरिटी कैसी है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ठीक है भैया, चलिए अब लिखिए इसको आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए, एग्जाम्पल लिख के रूप में क्वेश्चन लिखिए। द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू साइन जेड अपान जेड, द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू साइन जेड अपान जेड, हो गया, साइन जेड अपान जेड इज अ रिमूवेबल सिंगुलरिटी, इज अ रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ठीक है, अच्छा एक काम और कीजिए, इसको बना लीजिए, ये बुक में गलत दिया है, बुक में इन्फिनिटी दिया था बट इसको बना लीजिए जेड टेंस टू ए कर लीजिए। ठीक है, इन्फिनिटी नहीं रहेगा, ये बुक का मिस प्रिंट है, जिसके बाद राम प्रसाद की बुक होगी वहाँ पे मिस प्रिंट है, बना लेंगे आप। जेड टेंस टू ए, ठीक है ना, जो भी सिंगुलरिटी है जेड टेंस टू ए, एफ जेड एग्जिस्ट फाइनाइटली हो गया, है ना। तो एग्जांपल क्या लिखा आपने, एफ जेड इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड, है ना। इसमें क्या है, क्या लिखा आपने, ओहो, द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड हैज लिखिएगा, इज नहीं, हैज अ रिमूवेबल सिंगुलरिटी। कैसी सिंगुलरिटी रखेगा, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। अब देखिए इस चीज को समझिए। अब ऐसे एफ जेड इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड है ना। अब देखिए यहाँ पे सिंगुलरिटी क्या मिलेगी, यहाँ सिंगुलरिटी क्या मिलेगी बता दीजिए, यहाँ जो सिंगुलरिटी होगी, है ना, वो जेड इक्वल टू जीरो होगी। क्लियर ना भैया, रखेंगे जीरो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। यही ना होता है कि ऐसा वैल्यू जेड रख दी इसमें फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, मतलब फंक्शन एनालिटिक ना हो तो बोलेंगे सिंगुलरिटी। तो ये सिंगुलरिटी हो गई जेड इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे जेड इक्वल जीरो रखने पर आपको ठीक है आपका अनडिफाइंड मिल गया, है ना, रख देंगे जेड इक्वल जीरो साइन जीरो अपॉन जीरो, है ना, अनडिफाइंड मिलने लगेगा आपको। लेकिन अगर लिमिट ले लें हम, लिमिट, है ना, जेड टेंस टू जीरो, जैसे जेड टेंस टू ए जो सिंगुलरिटी रहेगी, तो जीरो है तो जेड टेंस टू जीरो एफ जेड, मीन्स लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड, मतलब साइन जेड अपॉन जेड। इसकी वैल्यू कितनी आती है पता है, 1 आती है। कैसे देख लीजिए, लिमिट जेड टेंस टू जीरो साइन जेड का एक्सपांसन, है ना, तो जेड माइनस जेड क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, है ना, ऐसे ही माइनस डॉट 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 और अपॉन जेड, जेड कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा तो मिल जाएगा लिमिट जेड टेंस टू जीरो। क्लियर है, और जब जेड कट जाएगा तो 1 माइनस का जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट। और जब जेड टेंस टू जीरो करेंगे सब टर्म साफ हो जाएंगे, क्या बच जाएगा 1। तो ये हो गया, मतलब कि देखिए जब मैंने जेड इक्वल टू जीरो रखा है यहाँ पे तो साइन जीरो अपॉन जीरो, है ना, मतलब जीरो अपॉन जीरो अनडिफाइंड हो गया, मतलब कि जेड इक्वल टू जीरो सिंगुलरिटी है जिसमें फंक्शन अनडिफाइंड हो गया। लेकिन जब उसी जेड इक्वल टू जीरो पर जो लिमिट निकाल लें तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है वो भी फाइनाइटली। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करे फाइनाइटली तो हम बोलेंगे उसे रिमूवेबल सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी तो है ही है क्योंकि उस पर अनडिफाइंड हो गया फंक्शन, लेकिन रिमूवेबल कब होता है, जब उसी पर फंक्शन का जो वैल्यू है वो हमको मिले लिमिट लेने पर। लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड जब मैं निकालूं तो फंक्शन का जो लिमिट आए वो एग्जिस्ट करे और फाइनाइटली एग्जिस्ट करे, यानी कि इन्फिनिटी आ जाए यहाँ पे, है ना, फाइनाइटली एग्जिस्ट करे। ऐसा होता है तो क्या बोलते हैं, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका इसका यह है कि आप इसका एक्सपांसन कर डालो। क्या कर दो इसका एक्सपांसन, जैसे एफ जेड इक्वल टू आपका है साइन जेड अपॉन जेड, है ना, इसका एक्सपांसन कर डालो। लिमिट मतलब एक्सपांसन कर डालो यहाँ पे। पहले बात देखो सिंगुलरिटी तो है ही है जेड इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो क्या है, सिंगुलरिटी है। अब वो रिमूवेबल है कि नहीं तो इसका एक्सपांसन कर डालो। एक्सपांसन करो यहाँ पे तो 1 अपॉन जेड को बाहर करो और साइन जेड का एक्सपांसन जेड माइनस का जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट। अब जेड को जब अंदर लोगे आप तो क्या मिल जाएगा, 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 और प्लस जेड टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट। तो क्या यहाँ जेड का कोई निगेटिव टर्म है, नहीं, है ना।
हियर नो निगेटिव टर्म्स ऑफ जेड, है ना। तो यहाँ पे जेड का कोई निगेटिव टर्म नहीं है। अगर आपने एक्सपांसन किया और जेड का कोई टर्म निगेटिव रूप में आप नहीं पाए तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, है ना। तो यहाँ देखो जेड का जो भी टर्म मिला है, जो भी पावर मिला है, पॉजिटिव पॉजिटिव मिला है, पॉजिटिव मिलेगा आगे भी, कोई टर्म निगेटिव रूप में नहीं आया, है ना। तो हियर नो निगेटिव टर्म ऑफ जेड एग्जिस्ट, नो निगेटिव टर्म ऑफ जेड, टर्म ऑफ जेड एग्जिस्ट। यहाँ जेड का कोई भी निगेटिव टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सब पॉजिटिव टर्म है। तो जब जेड का कोई निगेटिव टर्म ना मिले, समझते हैं लॉरेंट सीरीज का प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म ना हो, क्योंकि प्रिंसिपल पार्ट होता है वही निगेटिव टर्म कंटेन करता है। तो जब जेड का कोई निगेटिव टर्म ना मिले एक्सपांसन में, तो हम बोलते हैं क्या, हेंस जेड इक्वल टू जीरो इज अ रिमूवेबल सिंगुलरिटी, इज अ रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो ये तरीका होता है कि आप जो है या तो आप उसका लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट निकालने पर अगर लिमिट एग्जिस्ट करे, फाइनाइटली मिले आपको, तब तो बोलेंगे हम रिमूवेबल। या दूसरा तरीका आपका यह होता है कि आप अगर इसका एक्सपांसन कर पाते हो, उसे एक्सपांसन कर लेंगे, बड़ी बात नहीं है। एक्सपांसन करने के बहुत तरीके हैं, मैक्लारिन सीरीज आपके पास है, टेलर सीरीज एक्सपांसन कर सकते हैं, लेकिन हमको ये देखना है ना कौन आसानी से कर सकते हैं। ऐसे आओगी जाओ, है ना, कौन आसानी से कर सकते हैं, मतलब हम लिमिट आसानी से निकाल सकते हैं कि एक्सपांसन आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जैसे जब भी आए, जो हम आसानी से कर सकें वो कर लीजिए। अगर लिमिट निकाल पाते हैं आसानी से, तो देखिएगा कि लिमिट फाइनाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपको ऐसा मिल गया तो रिमूवेबल। और अगर आप मान लीजिए उसका एक्सपांसन कर पा रहे हैं आसानी से, तो एक्सपांसन कर दीजिए। एक्सपांसन देखिए क्या जेड का कोई निगेटिव टर्म वहाँ पे प्रेजेंट है, अगर जेड का कोई भी निगेटिव टर्म प्रेजेंट नहीं है तो क्या बोलेंगे, रिमूवेबल। तो ये तरीका नोट कर लीजिए इसको। ऐसे ये एग्जाम्पल हम ऐसे देखेंगे। रिमूवेबल का तरीका एकदम सिंपल सा यही होता है पहचानने का, जो भी सिंगुलरिटी आएगी उस पर लिमिट ले लीजिए, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गया फाइनाइटली तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी वो होगी। या तो उसका एक्सपांसन कर डालिए, एक्सपांसन करने पर अगर जेड का कोई निगेटिव टर्म नहीं मिलता है तब वो रिमूवेबल होगा। बस यही पहला हेडिंग है। अगर आपने फंक्शन का क्या कर दिया, एक्सपांसन, जब अगर आप फंक्शन का एक्सपांसन करते हैं और एक्सपांसन करने पर जेड का कोई भी निगेटिव टर्म नहीं मिलता तो रिमूवेबल। और अगर इनफाइनाइट टर्म मिलते हैं, कितने टर्म, हाँ, जेड के निगेटिव टर्म के इनफाइनाइट टर्म मिलते हैं तो हम बोलते हैं इसेंशियल सिंगुलरिटी। क्या बोलेंगे, इसेंशियल। और अगर फाइनाइट टर्म मिलते हैं तो हम बोलते हैं पोल। ये याद रखेंगे आप। जेड के निगेटिव टर्म जो होते हैं, है ना, अगर मान लीजिए किसी फंक्शन का एक्सपांसन किया और देखिए जेड के निगेटिव टर्म वहाँ पे है कि नहीं, अगर जेड का निगेटिव टर्म प्रेजेंट नहीं है तब बोलेंगे रिमूवेबल। अगर जेड के निगेटिव टर्म आपको मिले वो भी इन्फिनिटी नंबर में तो बोलेंगे इसेंशियल सिंगुलरिटी। तो अगर जेड के निगेटिव टर्म आपको मिले लेकिन फाइनाइट नंबर टर्म में मिले, फाइनाइट नंबर में मिले, है ना, 4 5 6 ऐसा कुछ करके मिले टर्म आपको निगेटिव टर्म वाले, तो हम बोलेंगे पोल। तब क्या होता है, पोल। तो ये चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर याद रखेंगे एक्सपांसन का ये तरीका होता है। आगे लिखिए आप, हेडिंग करिए, हेडिंग किए होंगे शायद, इसेंशियल सिंगुलरिटी। इसेंशियल सिंगुलरिटी आर ओ आर, इसेंशियल सिंगुलरिटी आर आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। इसेंशियल सिंगुलरिटी आर आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। इसेंशियल सिंगुलरिटी आर आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, ठीक बेटा, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। तो लिखिए इसका डिफिनेशन, इफ देयर एग्जिस्ट नो फाइनाइट वैल्यू ऑफ n such that if there exists no finite value of n small n, no finite value of small n such that limit, if there exists no finite value of small n, हो गया small n, such that limit z tends to a
z माइनस a टू द पावर n एफ जेड इज इक्वल टू c। ठीक है, लिमिट z टेंस टू a z माइनस a टू द पावर n एफ जेड इक्वल टू c वेयर c is the finite and non-zero constant, where c is the finite and non-zero constant ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट आर ओ आर आर करके लिखिए बेटा आप। दूसरा डेफिनेशन लिखिए, इफ द प्रिंसिपल पार्ट, मतलब वही जेड का नेगेटिव टर्म, प्रिंसिपल पार्ट मतलब समझ लीजिएगा, जो जितने जेड के नेगेटिव टर्म होते हैं उनको मिला के क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल पार्ट। इफ द प्रिंसिपल पार्ट कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, principal part contains an infinite number of terms that is b1 z minus a to the power minus 1 plus का b2 z minus a to the power minus 2 plus का b3 z minus a to the power minus 3 plus dot dot does not terminate, मतलब खत्म ना हो। does not terminate मतलब जो निगेटिव टर्म मिले आपका है ना, वो टर्मिनेट ना करे, मतलब खत्म ना हो। डज नॉट टर्मिनेट मतलब नेगेटिव टर्म कितने मिले, इन्फिनिटी नंबर में मिले। ठीक है, देन z इक्वल टू a इज कॉल्ड एन इसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन। देन z इक्वल टू a इज कॉल्ड एन इसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड। An essential singularity of the function fz, an essential singularity of the function fz। क्लियर है भैया? मतलब देखिए यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल लिखिए आप। ठीक है, देखिए fz एग्जांपल में लिखिएगा, fz इक्वल टू e टू द पावर 1 अपॉन z हैज एन इसेंशियल सिंगुलरिटी, fz इक्वल टू e टू द पावर 1 अपॉन z has an essential singularity at z equal to 0, ठीक है, कैसे बताएंगे इसको, बताइए। ये इसेंशियल सिंगुलरिटी रखेगा z इक्वल टू 0 पे, कैसे पहले सिंगुलरिटी कैसे होगी बताइए। यहाँ पे सिंगुलरिटी कैसे होगी, आपको वह वैल्यू z का फाइंड करना है बेटा जिस पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए या फंक्शन इस पर एनालिटिक ना हो। तो जब z इक्वल रखोगे 0 तो 1 अपॉन 0 मतलब इनफाइनाइट, और e टू द पावर इनफाइनाइट मतलब इन्फिनिटी होता है, e टू द पावर प्लस इन्फिनिटी नो डाउट, क्योंकि e 2.7 के आसपास वैल्यू इसकी होती है, और एक से बड़ी वैल्यू के ऊपर जब पावर आप इन्फिनिटी कर देंगे तो इन्फिनिटी रिजल्ट आएगा, और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे। तो जब रखेंगे यहाँ पे z इक्वल टू 0 तो ये वैल्यू हो जाएगा इनफाइनाइट, मतलब z इक्वल टू 0 फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं होगा, तो z इक्वल टू 0 इज द सिंगुलरिटी। अब प्रश्न उठता है किस प्रकार की सिंगुलरिटी, ये इसेंशियल है कि नहीं है, कैसे बताएंगे इसको। तो इसको बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका कर दीजिए एक्सपांसन, क्या कर दीजिए, इसका एक्सपांसन कर दीजिए। ठीक है, तो एक्सपांसन कर दीजिए एफ जेड इक्वल टू, तो e टू द पावर x का एक्सपांसन होता है 1 प्लस एक्स, x के स्थान पे 1 अपान जेड अपान फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपान जेड का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, है ना, 1 अपान जेड का क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे एक्सपांसन होगा इसका। लेकिन जेड कहाँ आएगा, नीचे, बोलो, तो 1 प्लस 1 अपान जेड और प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 2 जेड स्क्वायर प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 3 जेड क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस जेड टू द पावर माइनस 1 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 2 जेड टू द पावर माइनस 2 1 अपान फैक्टोरियल 3 जेड टू द पावर माइनस 3 प्लस डॉट। बताओ इसमें जेड के निगेटिव टर्म के कितने टर्म प्रेजेंट है यहाँ पे, इन्फिनिटी, ये खत्म नहीं होगा, ऐसे ही एक आगे कंटिन्यू जेड के पावर माइनस 4 जेड के पावर माइनस 5 जेड के पावर माइनस 6 मिलता जाएगा, है ना। इसलिए क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसेंशियल सिंगुलरिटी, है ना। तो यहाँ बोलेंगे हियर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ निगेटिव टर्म ऑफ जेड, मतलब जेड के निगेटिव टर्म में कितने टर्म यहाँ एब्सेंट है, इनफाइनाइट नंबर में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ निगेटिव टर्म ऑफ जेड। हेंस
z इक्वल टू 0 इज एन इसेंशियल सिंगुलरिटी। तो ये होता है इसेंशियल में प्रसार करके, एक्सपांसन करके, इसेंशियल सिंगुलरिटी। और एक दूसरा तरीका लिमिट वाला है, और लिमिट वाला मालूम क्या कहता है कॉन्सेप्ट, वो कहता है कि आप लिमिट लीजिए, तो लिमिट z टेंड्स टू 0, क्लियर है, 0 की बात हो रही है, फिर z माइनस ए मतलब z माइनस 0 के पावर n करके fz लिखेंगे, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे लिमिट z टेंड्स टू 0, या z ही आएगा, z के पावर n है ना, fz, ये मतलब e टू दी पावर 1/z। अब आपको ये यहाँ पे देखना है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें क्या ऐसा n का कोई वैल्यू मिल पाएगा जिसको रखने पर इसका लिमिट एग्जिस्ट कर जाए? ऐसा कोई मिल पाएगा n का वैल्यू? यहाँ अगर मान लीजिए n इक्वल टू 1 भी रहेगा तो क्या मिलेगा हमारे पास, z e टू दी पावर 1/z। इसका आप लिमिट निकालिएगा, नहीं निकाल पाएंगे आप, इसकी लिमिट फाइनाइट एग्जिस्ट नहीं करेगी, आप निकाल के देख सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। दूसरी बात है कि जब इसका एक्सपांसन करोगे आपने, इसका एक्सपांसन कर डालो, इसका एक्सपांसन करोगे तो यही आएगा, ऐसा कुछ आएगा, फिर z से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ z रह जाएगा, है ना, ये चीजें होंगी, और आगे फिर उसके बाद क्या होगा, z यहाँ रह जाएगा, एक कटेगा बट और z तो बचे रह जाएंगे यहाँ पे, और जब z को 0 रखेंगे तो ये वाले टर्म सब इन्फिनिटी होने लगेंगे, तो नहीं मिलने वाला। z स्क्वायर करोगे तब वो नहीं मिलेगा, बस ये होगा z स्क्वायर करोगे तो यहाँ तक कटेगा, बट आगे के टर्म तो अपान में z बच ही जाएगा, z स्क्वायर रहेगा तो z स्क्वायर अपान z क्यूब, तो एक z बच जाएगा यहाँ पे, तब भी मिलेगा। मतलब आप यहाँ पे यहाँ पावर आप कुछ भी लगा डालो, है ना, इसकी वैल्यू आपको फाइनाइट और नॉन जीरो नहीं मिलने वाली, फाइनाइट और नॉन जीरो नहीं मिलने वाली। बात समझ में आ रही है? अगर मान लीजिए कोई n की वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट कर जाए जिसमें फाइनाइट एंड नॉन जीरो मिल जाता है तो काम बन जाता है हमारा। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ आया हमारे पास, जैसे मान लीजिए लिमिट हो जाए और z टेंड्स टू मान लीजिए 2 है, मान लीजिए 2 है फॉर एग्जांपल, और z माइनस 2 और 1 यहाँ पे z माइनस 2 का होल स्क्वायर करके कुछ हो, या मान लीजिए ऐसा कुछ करके हो, मान लीजिए साइन z ऐसा कुछ करके हो, ये फंक्शन हमारा मान लीजिए हो, है ना। तो यहाँ देखो, तो यहाँ पे अगर हम z माइनस 2 के पावर n है तो n की जगह हम 1 कर दें, तो ऐसा करेंगे तो ये वाला इससे कट जाएगा, तो साइन टू की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलवे करेगी, फाइनाइट एंड नॉन जीरो, काम खत्म हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब ऐसे अरेंजमेंट करना होगा, ऐसे अरेंजमेंट आप कीजिए, और n की अगर ऐसे कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए, मिल जाए, जिससे कि जो है कुछ टर्म कट जाए fz के, और फिर जो बचे उसकी वैल्यू जब हम रखें उस पर लिमिट जब ऑपरेट करें तो हमें कोई फाइनाइट और नॉन जीरो वैल्यू मिल जाए। अगर ऐसा मिल पाता है तो हम बोलेंगे क्या, तब बोलेंगे कि भैया इसेंशियल सिंगुलरिटी आपका है, ठीक है ना। लेकिन अगर नहीं मिलता तो इसेंशियल सिंगुलरिटी आपका नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इस केस में नहीं मिलने वाला, कुछ भी आप लगा दीजिए दिमाग, आप z को कुछ भी रखिए, है ना, इसकी वैल्यू आपको फाइनाइट या नॉन जीरो नहीं मिलने वाली। बात समझ में आई ना, नहीं मिलेगी आपको, इसलिए आपका n कोई ऐसा n एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब ऐसा कोई n एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम बोलेंगे इसेंशियल सिंगुलरिटी। बात समझ में आ रही है? तो एक तरीका यह है, थोड़ा सा हमको लगता है टफ पड़ेगा आपको, लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका है। आप कर दीजिए एक्सपांसन, अगर z का निगेटिव टर्म आपको दिखाई दे, है ना, वो भी इन्फिनिटी नंबर में दिखाई दे, तो हम बोलेंगे क्या, इसेंशियल सिंगुलरिटी। तो इसको लिख दीजिए आप, ठीक है। तो आप ये आप बोल देंगे यहाँ पे कि, है ना, देयर एग्जिस्ट नो वैल्यू ऑफ n, नो वैल्यू ऑफ n such that limit z tends to 0, z minus 0 to the power n fz equal to non-zero and constant and finite। ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी यहाँ पे, इसलिए क्या हो जाएगा, इसेंशियल। अगर ऐसी कोई वैल्यू मिल जाती जिस पर कि वो नॉन जीरो या फाइनाइट नहीं होता तब तो हमारा काम बोल जाते, लेकिन यहाँ से कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा जिस पर हमें नॉन जीरो मिल जाए और फाइनाइट मिल जाए, इसलिए आपका इसेंशियल कहीं जाने वाला नहीं है। इसेंशियल मतलब वही समझ लीजिए, मैंने बताया था शुरुआत में, लिमिट लिया, वैल्यू मिल गई, मतलब प्रॉब्लम रिमूव हो गया ना, एग्जैक्ट पे नहीं मिला कोई बात नहीं, मतलब लगभग तो मिल गया। और अगर मान लीजिए लिमिट आपने लिया और कुछ भी प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमारी वैल्यू नहीं मिल पा रही है, नॉन जीरो कांस्टेंट ऐसा, तो इसका मतलब कि वो समस्या दूर होने वाली नहीं है, वो इसेंशियल मतलब वो सिंगुलरिटी उसी तरह से बनी रहेगी, वो समस्या उसी तरह से बनी रहेगी।
ठीक है बेटा। यहाँ पे अगला एक एग्जाम्पल और नोट कीजिए तो क्या बताओ, ये वाला नहीं, ई के पावर एक्स का एक्सपांसन क्या होता है? ई के पावर एक्स का जो एक्सपांसन होता है वो होता है यही ना, 1 प्लस एक्स अपान फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, ऐसे ही होता है ना। बस यक्स के स्थान पे क्या होगा 1 अपान जेड। ठीक है, चलो अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको हेडिंग क्या करवाया था इसमें, इसेंशियल सिंगुलरिटी और आर आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। देखिए आपके एग्जाम में मैं बता दूं 5-6 क्वेश्चन बताऊंगा अभी लास्ट में, अभी तो मैं बता रहा हूँ डिफिनेशन, उसी 5-6 को बार बार आपसे पूछा जाता है, उसके अलावा कुछ आने वाला नहीं है। और आपके एग्जाम में जो पूछता है क्वेश्चन वो ऐसा आता है, उसमें बोलेगा विच काइंड ऑफ सिंगुलरिटी, है ना, तो कन्फर्म है वो सिंगुलरिटी या तो आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होती है या नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। मतलब आपसे जो क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है वो पर्टिकुलर आइसोलेटेड पे नहीं रहेगा, पर्टिकुलर नॉन आइसोलेटेड पे नहीं रहेगा, पर्टिकुलर रिमूवेबल पे नहीं रहेगा, पर्टिकुलर इसेंशियल पे नहीं रहेगा। वो जो क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में आपके लेवल पे, वो आपका ऐसा बनता है, वो या तो आपके एग्जाम के हिसाब से वो या तो आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होगी या नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होगी। बात समझ में आई ना, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होगी या नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होगी। कंफर्म इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं। ठीक है, हम 99.99 कर देते हैं, कुछ छोड़ देते हैं इसलिए क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है होने को, है ना। बट अभी तक यही देखा गया है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में जो पर्टिकुलर किसी एक पे फोकस करे। वो जब भी आता है तो यही होता है, या तो वो आइसोलेटेड इसेंशियल होता है आपके एग्जाम में आपके लेवल पर, या तो नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल होता है। और उसका भी लगाने का तरीका एक फिक्स होता है, बताऊंगा अब कैसे। तो एक एग्जाम्पल लीजिए, मैं उसको बताता हूँ आपको कैसे करना है उसको। एक एग्जाम्पल लीजिए, एफ जेड इक्वल टू, दूसरा एग्जाम्पल इसका, दूसरा एग्जाम्पल एफ जेड इक्वल टू साइन 1 अपान जेड माइनस का ए, एफ जेड इक्वल टू साइन 1 अपान जेड माइनस का ए हैज एन एफ जेड इक्वल टू साइन 1 अपान जेड माइनस ए हैज एन इसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू ए, हैज एन इसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू ए, एंड एक और लिख लीजिए, एंड एफ जेड इक्वल टू साइन 1 अपान 1 माइनस जेड, 1 अपान 1 माइनस जेड also has an essential singularity at z equal to 1, also has an essential singularity at z equal to 1। ठीक है, देखो अब क्या तरीका है, ध्यान समझिएगा यहाँ पे। ये तो हमारी सिंपल बातें हो गई, लेकिन मेन जो बताऊंगा उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये दोनों भाई दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है ना, दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है। अभी इसका मान लीजिए करना है, पता करना है कि कैसी सिंगुलरिटी है। पहले देखो यहाँ पे सिंगुलरिटी तो यहाँ पे कंफर्म कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, जेड इक्वल टू ए होगी, क्योंकि जेड इक्वल टू ए रखोगे हो जाएगा 0, 1 अपान 0 हो जाएगा इन्फानाइट, साइन इन्फानाइट नॉट डिफाइंड, कोई वैल्यू हमें पता नहीं है ना। तो ये आपका हो जाएगा, इसका मतलब यह हो गया कि जेड इक्वल टू ए पर फंक्शन में जब वैल्यू नहीं देगा तो एनालिटिक नहीं हो पाएगा, तो एनालिटिक नहीं होगा, इसलिए जेड इक्वल टू ए क्या होगा, सिंगुलरिटी। अब एक ऐसी सिंगुलरिटी है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट ले लेते हैं। लिमिट आप एक्सपांसन कर दीजिए, बहुत सिंपल तरीका, एक्सपांसन कर दीजिए। तो साइन एक्स का एक्सपांसन, इसको पूरा एक्स मान लीजिए, तो साइन एक्स का एक्सपांसन एक्स माइनस मतलब 1 अपान जेड माइनस ए, है ना, माइनस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3, तो 1 अपान जेड माइनस ए का क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5, यही होता है अपान फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट। ऐसा करोगे आप तो 1 अपान जेड माइनस ए माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 3 जेड माइनस ए का क्यूब और प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 5 जेड माइनस ए टू द पावर 5 माइनस डॉट डॉट डॉट। यहाँ देखोगे तो जेड माइनस ए टू द पावर -1 माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 3 जेड माइनस ए टू द पावर -3 और प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 5 जेड माइनस ए टू द पावर माइनस का 5 फिर माइनस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, जेड का टर्म कैसा मिला, निगेटिव, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ
निगेटिव टर्म ऑफ जेड, है ना, निगेटिव टर्म ऑफ जेड। हेंस कैसी सिंगुलरिटी, हेंस जेड इक्वल टू ए इज इसेंशियल सिंगुलरिटी, इसेंशियल सिंगुलरिटी। क्लियर है। इसी प्रकार से सिमिलरली अगर यहाँ भी इसको भी करोगे तो वैसे ही होगा, एकदम सेम टू सेम। सिमिलरली है ना, साइन 1/1 माइनस जेड हैज जेड इक्वल टू 1 एज क्या, इसेंशियल सिंगुलरिटी। क्योंकि यहाँ पे भी बेटा अगर आप इसका एक्सपांशन कर डालोगे, यहाँ भी एक्सपांशन कर, एकदम ऐसे ही एक्सपांशन होगा और जेड माइनस 1 या 1 माइनस जेड के पावर आपको निगेटिव मिलता चला जाएगा आपको, और वो खत्म भी नहीं होगा, इन्फिनिटी टर्म मिलेंगे। ऐसा हो गया। तो देखो एक बात ध्यान समझना यहाँ पे, अब हम आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड की बात करते हैं यहाँ पे। कैसे हम आइसोलेटेड इसेंशियल बोलते हैं और कैसे हम नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका निकालते हैं जीरोज निकालते हैं। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का हम क्या निकालते हैं, जीरोज इसका। ठीक है ना, देखिए कैसे यहाँ पे एफ जेड इक्वल टू क्या है, 1/1 माइनस जेड। अब जीरोज आप एफ जेड कैसे निकलेगा, मैंने बताया था जब किसी भी फंक्शन का जीरोज निकालना हो तो उस फंक्शन को इक्वल टू 0 कर दो, साइन है ना बेटा आगे, है ना, उस फंक्शन को इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो, निकल जाएगा। यही तो होता तरीका जीरो निकालने का। भाई जेड की ऐसी वैल्यू जिस पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए उसे बोलेंगे जीरोज ऑफ द फंक्शन। तो आपको जीरोज ऑफ द फंक्शन निकालना है तो आप क्या कीजिए, फंक्शन को इक्वल टू 0 कर दीजिए और करके 0 जेड का मान निकाल लीजिए, और वही जेड का जो वैल्यू होगा है ना, वो जीरोज ऑफ द फंक्शन का लाएगा। तो जीरोज ऑफ एफ जेड क्या होगा, साइन 1/1 माइनस जेड को इक्वल टू क्या कर दोगे, 0। क्लियर। और इसको लिख दोगे साइन 0। ठीक है, साइन 0 का 0 होता है। अब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, है ना, इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा है। तो यहां से जाएगा 1/1 माइनस जेड, मतलब थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा, मतलब 0। क्लियर ना। अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा, ये होता है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से 1/1 माइनस जेड, ये थीटा की वैल्यू है, ये तो पूरा साफ हो गया, n पाई मिल गया बेटा, क्या मिल गया, n पाई। ठीक है, तो यहां से जब n पाई मिल गया तो z की वैल्यू क्या आएगी, z की वैल्यू तो 1 माइनस जेड इक्वल टू मिल जाएगा 1/n पाई। बोलो 1/n पाई। तब यहां से मिल जाएगा z इक्वल टू 1 माइनस 1/n पाई। यही जीरोज है। आप यहाँ पे n इक्वल टू आप कुछ भी रखते चले जाओ, कोई भी इंटीजर आप जो है 0 तो मत रखोगे, यहाँ पे 1 2 3 ऐसा रखते चले जाओगे आप, है ना। आप जितनी वैल्यू यहाँ पे रखते चले जाओगे, इन जेड के हर वैल्यू पे आपको क्या मिलेगा, एफ जेड की वैल्यू 0 मिल जाएगी। ये जीरोज है, यही क्या है, जीरोज। भाई किसी भी फंक्शन का जीरोज निकालना है, सिंपल सा तरीका आपका यही होता है कि आप क्या कीजिए, आप उस फंक्शन को इक्वल टू 0 कर दीजिए और फंक्शन को इक्वल टू 0 करके जेड की वैल्यू निकाल लीजिए, और तब जेड की वैल्यू जो भी आएगी वही कहलाएगी जीरोज ऑफ दी फंक्शन। क्लियर। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अब जब जीरोज निकल जाए तो जीरोज का लिमिट ले लीजिए, जीरोज का क्या ले लीजिए, लिमिट, है ना। तो लिमिट जेड टेंस टू, ठीक है, अब जीरोज का लिमिट लीजिए और जेड टेंस टू मत कीजिए, आप ऐसे लिखिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और जेड जो आया है जीरोज, जो आया है जीरोज, मतलब कि जो जीरोज आया है, जेड की जो वैल्यू जो जीरोज को रिप्रेजेंट कर रही है ना, उसका लिमिट ले लीजिए n टेंस टू इन्फिनिटी पर। जब आप लोगे तो क्या मिलेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और 1 माइनस 1/n पाई, यही तो जेड की वैल्यू है। अब जब इस पर लिमिट लगाओगे तो यहां रख दोगे इन्फिनिटी, ये पूरा साफ हो जाएगा, आपको मिलेगा 1। तो ध्यान देखिएगा यहाँ पे, अगर जीरोज का लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर, अगर जीरोज का लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर सिंगुलरिटी आ जाए, क्या आ जाए, सिंगुलरिटी आ जाए। सिंगुलरिटी से कितनी है, जेड इक्वल टू 1 है ना। तो जब मैंने उस जीरोज का लिमिट लिया n टेंस टू इन्फिनिटी पर, है ना, अगर क्या मिल जाए, सिंगुलरिटी मिल जाए, तो हम उसे बोलते हैं आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। अगर ऐसा होता है देन जेड इक्वल टू हियर जेड इक्वल टू 1, हियर जेड इक्वल टू 1 इज द आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, इसेंशियल सिंगुलरिटी। इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसी प्रकार अगर पोल आप निकालते हैं कि पोल फंक्शन का क्या है, और जब वो पोल की जब लिमिट लेंगे आप, अगर पोल का लिमिट लेने पर
अगर आपको सिंगुलरिटी मिल जाती है तब हम बोलेंगे उसे नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल। क्या बोलेंगे तब उसे हम? नॉन आइसोलेटेड। मैं बताऊंगा उसको भी, घबराइए मत है यहाँ पे। अब इतना जानिए आप, कोई फंक्शन अगर मान लीजिए है ना, अगर उसका आपने जीरोज निकाला, क्या निकाला? जीरोज। अगर आप उसका जीरोज निकालते हैं और जीरोज की लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे लेने पर अगर वो सिंगुलरिटी आपको मिल जाती है, भाई यहाँ पे सिंगुलरिटी क्या है? इस फंक्शन की सिंगुलरिटी क्या है? z इक्वल टू 1, ये सिंगुलरिटी है। फिर मैंने जब जीरोज निकाला, इसका जीरोज कैसे निकालते हैं? फंक्शन को इक्वल टू 0 कर देते हैं, जो भी z की वैल्यू आती है वही जीरोज होता है। तो मैंने जीरोज निकाल दिया, इतने सब जीरोज पॉसिबल होंगे, इन्फिनिटी नंबर ऑफ जीरोज पॉसिबल होंगे, है ना। ये आपका जीरोज निकल गया, इन्फिनिटी नंबर ऑफ जीरोज है यहाँ पे, जीरोज निकाल दिया। अब इस जीरोज की लिमिट ले लीजिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। अगर जीरोज की लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेने पर वही सिंगुलरिटी मिल जाती है, z इक्वल टू 1 ही मिल जाता है, तब बोलेंगे आइसोलेटेड इसेंशियल। और अगर मान लीजिए यही 1 मिलता है लेकिन जीरोज का निकालने पर नहीं मिलता है, पोल का निकालने पे मिलता है, मतलब जीरोज का जब हमने लिमिट लिया तब हमको 1 नहीं मिला, लेकिन जब मैंने पोल का लिमिट निकाला, पोल जो आया है हमारा, उसका जब मैंने लिमिट निकाला, है ना, तब अगर लिमिट निकालने पर अगर वो सिंगुलरिटी मिल जाती है तब उसे बोलेंगे नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में होते हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें तुरंत आप क्या निकालेंगे? आप जीरोज और पोल्स निकाल लीजिएगा, जीरोज और पोल्स निकाल लीजिएगा और फिर तुरंत जीरोज का आप लिमिट लीजिएगा। अगर जीरोज का लिमिट लेने पर वो सिंगुलरिटी हमको मिल जाती है तब तो आइसोलेटेड इसेंशियल, अगर नहीं मिलती है तो पोल का चलिए निकालिए। अब पोल का अगर निकालने मिल जाती है तो नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल। और ऐसे ही बनते हैं। अगर मान लीजिए दोनों में से कोई मान लीजिए कभी नहीं रहा, मान लीजिए छोड़िए एग्जाम छोड़िए, अगर नहीं रहा तब तो आपने हर टाइप का पढ़ा हुआ है कि आइसोलेटेड कब होगा, नॉन आइसोलेटेड कब होगा, रिमूवेबल कब होगा, इसेंशियल कब होगा, तो आपने पढ़ा हुआ है ना। नोट कर लीजिए इसको। हाँ, तो एक्सपांसन के थ्रू तो है ही इसेंशियल। एक्सपांसन में बताया ना आपको, लिखा भी हूँ। सिमिलरली साइन 1/1 माइनस जेड हैज जेड इक्वल टू 1 एज एन इसेंशियल सिंगुलरिटी, तो इसी तरीके से वो भी रखेगा। तो एक्सपांसन के थ्रू तो इसेंशियल है, लेकिन कब होता है आइसोलेटेड इसेंशियल और कब होता है नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल, ये कैसे पता करेंगे? इसेंशियल तो एक्सपांसन कर देंगे, अगर हमें एक्सपांसन करने पर जेड के निगेटिव टर्म के इन्फिनिटी टर्म मिल जाते हैं, इन्फिनिटी नंबर में मिल जाते हैं टर्म जेड का निगेटिव टर्म वाला, तब तो हम बोलेंगे इसेंशियल, है ना। लेकिन अब वही इसेंशियल कब होगा? आइसोलेटेड और कब होगा नॉन आइसोलेटेड। तो अगर मान लीजिए आपने क्या निकाला, आपने जीरोज निकाला और जीरोज जो भी आया है उसका लिमिट लेने पर अगर वही सिंगुलरिटी मिल जाती है हमें, है ना, तब तो बोलते हैं आइसोलेटेड इसेंशियल। अगर जीरोज पे नहीं मिलता, पोल पे मिलता है, पोल का लिमिट लेने में मिलता है, तो बोलते हैं नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल। तभी मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पोल ही नहीं बताया आपको। जिसका मैं बताऊंगा वो पोल, पोल क्या होता है, कैसे बताते हैं पोल क्या है, या कौन सिंगुलरिटी पोल के रूप में जानी जाएगी। जैसे मैं पोल बता दूंगा तो फिर आपका नंबर वो भी आ जाएगा कि कब बोलते हैं नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम भाई यहाँ से जम के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि खाली जो है खाली यहाँ से सॉल्व करना ही नहीं है, चीज़ों को समझना है, देख रहे हैं ना, खाली सॉल्व नहीं करना है। अभी मैं क्वेश्चन बहुत कराऊंगा आपको, प्रैक्टिस बहुत करवाऊंगा आपको। 5-6 क्वेश्चन एग्जाम पूछेंगे और प्रैक्टिस बहुत कराएंगे, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजिंग टाइप में होता है। तो जितना मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा उतना ही आपको क्लियरिटी आएगी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो है अभी आपको लग रहा है ना, अभी पर्टिकुलर एक ठोक पढ़ रहे हैं, जब आपके सामने अचानक आ जाएगा बताओ कौन सी सिंगुलरिटी, तब आप फंसेंगे वहाँ पे। आप सबसे मतलब सोचते रहेंगे कि यार क्या बोलें इसको, आइसोलेटेड चेक करें, क्या चेक करें, रिमूवेबल चेक करें कि इसेंशियल चेक करें, कैसे बताएं इसको, तब वहाँ समस्याएं बढ़ेंगी। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं, वो प्रैक्टिस का है। आपको इतना प्रैक्टिस करा देंगे, क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लगवा देते हैं, है ना, एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई समस्या ही नहीं आएगी। प्रैक्टिस ही मेन है, उसके बाद आप देखते लगभग बता देंगे। और यहाँ से हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हर साल, जान लीजिएगा, और बड़े अच्छे अच्छे लेवल पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर बेटा जीरोज का लिमिट लेने पर वही सिंगुलरिटी जेड इक्वल टू जो भी है आ गई, तब तो बोलेंगे आइसोलेटेड इसेंशियल, याद रखेंगे आप। अगर पोल का लिमिट लेने पर वही सिंगुलरिटी आ रही है, और लिमिट कैसे लेंगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, तब आप बोलेंगे नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल।
हो गया भैया, हो गया कि नहीं? लिखिए आप, ये बहुत तरीके पढ़ेंगे। हेडिंग कीजिए पोल, ठीक है, हाँ हेडिंग कीजिए पोल, ठीक है। पोल में क्या बोलेंगे? अगर मान लीजिए आपने फंक्शन का एक्सपांसन किया, क्या किया? फंक्शन का एक्सपांसन किया और जेड के टर्म निगेटिव के रूप में मिल रहे हैं, निगेटिव पावर के रूप में मिल रहे हैं, लेकिन वो भी फाइनाइट नंबर में मिले। बात समझ में आ रही है ना? मतलब कि वो 2, 4, 5 ऐसा फिक्स नंबर में मिले, मतलब कुछ सब आगे जाके रुक जाएं, है ना? मतलब कि जेड के निगेटिव पावर के जो टर्म मिले वो फाइनाइट नंबर में मिले। तो अगर जेड के निगेटिव पावर के टर्म फाइनाइट नंबर में मिलते हैं तब हम उसे बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं उसे हम? पोल। तब उस सिंगुलरिटी को क्या बोलते हैं? पोल। अभी इतना ही नहीं, अभी मैं आपको आगे बहुत अभी थ्योरम के अकॉर्डिंग बहुत चीज़ें बताऊंगा कि कैसे हम पोल या और सब चीज़ें डिसाइड या कैसे कैसे बताते हैं। जैसे इसेंशियल में आपने क्या देखा? इसेंशियल में 2 चीज़ें मैंने आपको बताया। इसेंशियल में एक बताया पहला तरीका आपको कि आप उसका एक्सपांसन कर डालेंगे, है ना? और अगर जेड के निगेटिव पावर के इन्फिनिटी टर्म मिल गए तब तो इसेंशियल। दूसरा मैंने बताया कि जेड माइनस ए के पावर एन और एफ जेड, इसकी लिमिट निकालिए जेड टेंस टू ए पर। अगर मान लीजिए एन की कोई वैल्यू ऐसी मिल जाती है जिस पर, है ना, लिमिट हमारा क्या हो जाए? एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, मतलब कि नन जीरो या फाइनाइट आ जाए, तो हम बोलेंगे क्या उसको? तब बोलेंगे उसे हम इसेंशियल। और एक सिंपल सा मोटे तौर पे तरीका यही है। जैसे रिमूवेबल में शुरू में बताया था, रिमूवेबल में बताया था मैंने कि अगर जेड टेंस टू ए एफ जेड, अगर यह एग्जिस्ट कर गया तो रिमूवेबल, और एग्जिस्ट नहीं किया तो इसेंशियल। ये भी तरीका होता है, इसेंशियल जाने का तरीका ये भी सिंपल सा एकदम सीधे सीधे, मतलब वही बताया ना। रिमूवेबल मतलब लिमिट, जैसे मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, जेड की डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, फंक्शन अनडिफाइंड हो गया, फंक्शन की वैल्यू नहीं मिली, तो हम बोलेंगे सिंगुलरिटी है ना। और लेकिन जब उसी पर मैंने जब टेंस टू करके निकाला तो फंक्शन की वैल्यू मिल गई, तो मतलब वो सिंगुलरिटी है बट रिमूवेबल है, समस्या दूर हो गई हमारी, है ना। मान लीजिए एग्जैक्ट पे नहीं मिला बट लगभग तो मिल गया, लगभग पे मिल गया तो रिमूव हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए लिमिट निकाले तब वो उसका वैल्यू नहीं मिल पा रहा है हमको, डायरेक्ट रखा तब भी नहीं मिला, और जब लिमिट लिया मतलब लगभग आसपास निकालने की कोशिश की तब वो उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तब बोलेंगे इसेंशियल। इसका मतलब जाने वाला नहीं है, वो रहेगा वो समस्या, है ना। समस्या अगर रह जाएगी तब तो बोलेंगे इसेंशियल। अगर मान लीजिए लिमिट लेने पर समस्या दूर हो गई, वैल्यू मिल गई, तो बोलेंगे रिमूवेबल। तो ये भी तरीका है, बहुत से तरीके आपको मिलेंगे। हेडिंग कीजिए क्या? पोल। चलिए अब कल बताएंगे, हो गया बहुत। पढ़ते रहिए इसको जम के, और इसके लिए काम और कीजिएगा।